वेलकम बैक गाइस टू एन स्टोरी मोमेंट्स। और गाइस अभी के बिना किसी टाइम जाए किए सीधा आते हैं आज की वीडियो की तरफ। जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि शाओयेन हाई किंग से अलविदा लेकर अभी के लिए फॉलिंग स्टार पवेलियन की तरफ चल पड़ा था। और गाइस अभी के लिए आधे दिन के अंदर अंदर शाओयेन ने वहां पर पहुंच जाना था और इसके साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है फॉलिंग स्टार पवेलियन के अंदर। और अभी के लिए गाइस फॉलिंग स्टार पवेलियन में मास्टर याला को हम देखते हैं जो कि अभी के लिए फैंग जुनजी से हंसी मजाक कर रहे थे और किसी टॉपिक पे बात कर रहे थे, लेकिन ऑन द स्पॉट ही वो कोई चीज डिटेक्ट करते हैं और कहते हैं कि लगता है कि वो लोग वापस आ गए हैं। जिसके साथ ही गाइस फैंग जुनजी भी हैरान होते हुए एक तरफ स्पेस में देखते हैं और अभी के लिए गाइस उस एम्प्टी स्पेस में देखकर वो कहते हैं कि क्या शाओयेन वापस आ रहा है। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए हम देखते हैं कि वहां पर स्पेस फटती है और शाओयेन और किंग लिन वहां पर अपीयर हो जाते हैं। और अभी के लिए गाइस फैंग जुनजी शाओयेन का ऑरा देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहे थे क्योंकि शाओयेन का ऑरा उनसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। अब इसके साथ ही गाइस मास्टर याला शाओयेन की तरफ देखकर कहते हैं कि लड़के, लगता है कि तुमने अपनी इस ट्रिप में बहुत ज्यादा गेन किया है और काफी ज्यादा तुम्हें फायदा पहुंचा है। जिसके साथ ही गाइस अपना शाओयेन मास्टर याला और फैंग जुनजी के साथ एक बड़े से हाल में एक चेयर पर बैठ जाता है और अपना सारा किस्सा इस ट्रिप का सुना देता है कि वो कहां कहां गया। तो गाइस अभी शाओयेन अपनी जर्नी की सारी बातें मास्टर याला को बताता है। जिसके साथ ही गाइस मास्टर याला और शाओयेन से कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम रास्ते में एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब से मिले और वहां पर गए और उन लोगों से कम्युनिकेट किया। वो लोग तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब इसके साथ ही गाइस मास्टर याला भी स्माइल करना शुरू कर देते हैं और एक टीका कप लेकर पीना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए लड़के बहुत ज्यादा अच्छी न्यूज भी है। जो सुनकर गाइस अभी के लिए शाओयेन से रहा नहीं जाता और वो हैरान होते हुए कहते हैं कि वो कौन सी न्यूज है। और अभी के लिए गाइस वो मास्टर याला की तरफ टिकटिकी बांध कर देख रहा था। जिसके साथ ही मास्टर याला एक स्माइल के साथ कहते हैं कि ये न्यूज प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के बारे में है जो कि रैंक 3 पर आती है हेवनली फ्लेम रैंकिंग में। और अभी के लिए गाइस ये चीज सुनने के बाद अपना शाओयेन उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। उसे लग रहा था कि अभी के लिए मास्टर याला ने वो 4th मैप जो कि डिमोनिक लोटस फ्लेम का 4th मैप था वो हासिल कर लिया है। और अभी के लिए गाइस वो जल्दी से मास्टर याला से पूछता है कि क्या आपने उस मैप की लास्ट मैप फ्रेगमेंट जो कि प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम का था वो मिल गया है आपको। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए शाओयेन के दिल में लड्डू फूटे जा रहे थे और वो बड़ा ही खुश हो रहा था और वो दिल दिल में कह रहा था कि अगर वो प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम मेरे हाथे आ गई तो तब के टाइम में उसको रिफाइन कर लेने के बाद दोजुल क्लास की पीक पर पहुंच जाऊंगा। जिसके साथ ही गाइस अपने मास्टर याला उसे कहते हैं कि इतने भी ज्यादा खुश ना हो, वो लास्ट मैप फ्रेगमेंट तुम्हें क्या लगता है कि इतना ही ज्यादा आसान है उसको हासिल करना। अब इसके साथ ही मास्टर याला अपना सरनामे हिलाते हुए शाओयेन के कोल्ड फेस की तरफ देख रहे थे और उसे कहते हैं कि प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस हेवनली फ्लेम है हेवनली फ्लेम रैंकिंग में और ये फ्लेम बहुत ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग है। मैंने भी आज तक इस तरह की फ्लेम नहीं देखी और अभी के लिए मुझे वो लास्ट मैप फ्रेगमेंट भी नहीं मिला उस प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम का और मुझे लगता है कि उसको हासिल करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल ही होगा। अभी तो उसके बारे में भी हमें अता पता नहीं है कि वो कहाँ पर होगा। जिसके साथ ही गाइस शाओयेन थोड़ा हैरान हो जाता है ये बातें सुनने के बाद और थोड़ा डिप्रेस्ड भी। और वो कहता है कि तो टीचर फिर वो कौन सी बात है जो कि आप कह रहे थे कि गुड न्यूज है। जिसके साथ ही गाइस मास्टर याला आगे से अपनी दाढ़ी खुजाते हुए शाओयेन से कहते हैं कि अभी के लिए मुझे सिर्फ उस लास्ट मैप फ्रेगमेंट के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिली है। जिस पर शाओयेन खुश हो जाता है और कहता है कि वो कौन सी बात है। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए मास्टर याला और शाओयेन की तरफ देखकर कहते हैं कि अभी के लिए पूरे सेंट्रल प्लेन्स में सालों बाद स्पेशल ट्रेड फेयर होता है और अभी के लिए वो होने वाला है तकरीबन 1 साल के बाद। और इस स्पेशल ट्रेड फेयर में जो एक्सपर्ट्स हिस्सा लेते हैं उनकी स्ट्रेंथ कम से कम 2 जोन क्लास के 9 स्टार की पीक पर होनी चाहिए। इससे कम स्ट्रेंथ वाले उस ट्रेड फेयर में हिस्सा नहीं ले सकते। और अगर दूसरे लफ्जों में बात की जाए तो इस ट्रेड फेयर में सिर्फ ताकतवर ही हिस्सा ले सकते हैं। जिसके साथ ही अभी के लिए शाओयेन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और शौक में चला जाता है और कहता है कि ये स्पेशल ट्रेड फेयर ये इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स को क्यों दावत देता है और इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन क्यों रखता है लोगों को चुनने में। लगता है कि ये स्पेशल ट्रेड फेयर बड़ी बड़ी फैक्शन के जीनियसेस को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। अब इसके साथ ही शाओयेन कुछ सोचते हुए मास्टर याला से कहता है तो अच्छा वो लास्ट मैप फ्रेगमेंट जो कि प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम का है वो उसी स्पेशल ट्रेड फेयर में से मिलेगा मुझे। इस पर गाइस मास्टर याला हाँ में सर ला देते हैं और अभी के लिए वो कहते हैं कि उस स्पेशल ट्रेड फेयर में मेरे कुछ दोस्त हैं जिनसे कि मुझे थोड़ी बहुत जानकारी मिली है। वो ये उस लास्ट मैप
फ्रेगमेंट जो कि प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम का है, उसका जो मालिक है अभी के लिए वो जानता है कि ये मैप फ्रेगमेंट प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के बारे में है। तो अभी के लिए वो उस मैप फ्रेगमेंट के बदले में बहुत ज़्यादा ज़रूरी और महंगी चीज़ों का सौदा करेगा। इस पर अभी के लिए शाओयान थोड़ा सोच में चला जाता है और कहता है कि अगर उस बंदे को पता है कि ये मैप फ्रेगमेंट प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम का है तो वो फिर इसके बदले में काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइस लोगों से लेगा। और पास्ट में मैं तो काफ़ी ज़्यादा लकी रहा था, क्योंकि ये जो 3 मैप फ्रेगमेंट्स मुझे मिले थे ये उन लोगों से मिले थे जिनको इन मैप फ्रेगमेंट्स के बारे में पता नहीं था कि ये किस चीज़ के मैप फ्रेगमेंट्स हैं। तो लेकिन अभी के लिए ये लास्ट मैप फ्रेगमेंट लगता है कि मुझे कंगला करके छोड़ेगा। अब इसके साथ ही मास्टर यालो भी कहते हैं कि हमें जो भी हो उस प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम की इस न्यूज़ को मानना ही होगा और इस मैप फ्रेगमेंट को हासिल करने के लिए हमें वहां पर जाना ही होगा, चाहे कीमत जो भी हो। जिसके साथ ही आगे से शाओयान हंसते हुए कहता है कि मास्टर आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, जैसा कि वो लास्ट मैप फ्रेगमेंट उस बंदे के पास आ चुका है और वो बंदा भी अमीर हो चुका है, तो फिर मैं उस मैप फ्रेगमेंट को हासिल करके ही छोड़ूंगा। और गाइस अभी के लिए मैं आप लोगों को असल बात बता दूं कि शाओयान प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम का फैन तब से ही हो गया था जब शाओयान को इसका पहला मैप फ्रेगमेंट मिला था, वो भी आइस एम्परर से। और गाइस शाओयान ने तब ही सोच लिया था कि शाओयान ये वाली हेवनली फ्लेम हासिल करके छोड़ेगा। शाओयान को तब नहीं था पता कि ये 3rd रैंक की हेवनली फ्लेम है, लेकिन अभी तो शाओयान को पता चल चुका है। अब इसके साथ ही गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि शाओयान के पास 3 मैप फ्रेगमेंट्स हो चुके हैं, अब उसको सिर्फ एक लास्ट चाहिए। तो शाओयान अभी के लिए कैसे गिव अप कर सकता था इस प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम पर। और वैसे भी शाओयान का मानना था कि अगर ये प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम उसके हत्थे चढ़ गई तो तब के टाइम हाल ऑफ साल वाले उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। और तब शाओयान एक ही चपेड़ मारकर 9 टियानजुन और बाकी के टॉप टायर के हाल ऑफ साल के एक्सपर्ट्स को इजीली किल कर देगा सिर्फ एक थप्पड़ से। इसके साथ ही मास्टर याला भी शाओयान की बातों पर हामी सर ला देते हैं और वो हंसते हुए शाओयान से कहते हैं कि मुझे नहीं याद कि ये स्पेशल ट्रेड फेयर कब हुआ था, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये हर 10 साल बाद हुआ करता है और इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस ट्रेशर्स भी अपीयर होते हैं और हो सकता है कि वहाँ पर कोई टियान क्लास दाउ स्किल भी अपीयर हो जाए। जो सुनने के बाद गाइस शाओयान के मुंह में लाल टपकना शुरू हो जाती है कि टियान क्लास दाउ स्किल। और अभी के लिए गाइस शाओयान के दिल में इस स्पेशल ट्रेड फेयर के बारे में और भी ज़्यादा इज्जत बढ़ जाती है और शाओयान का दिल कर रहा था कि वो अभी कभी इस स्पेशल ट्रेड फेयर में चला जाए। जैसे ही वो स्टार्ट हो तो गाइस अभी के लिए शाओयान ने एक्सपीरियंस कर लिया हुआ था टियान क्लास दाउ स्किल को, क्योंकि उसके पास थी ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम और उसकी स्ट्रेंथ को लोग गाइस आप लोगों ने भी तो देख लिया हुआ है, जिसे कि शाओयान ने लकीली ही उस एंशिएंट रून्स में से हासिल किया था जो कि उस 2 शेंग लेवल के एक्सपर्ट की टेक्निक थी। अब इसके साथ ही गाइस शाओयान मास्टर यालो से पूछता है कि वो स्पेशल ट्रेड फेयर कब स्टार्ट होने वाला है, जिसके साथ ही मास्टर यालो शाओयान से कहते हैं कि तकरीबन 1 साल के बाद। जिसके साथ ही शाओयान कहता है कि इसमें इतना भी ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ। अब इसके साथ ही गाइस शाओयान आगे से अपना सर खुजाते हुए कहता है कि मुझे उस बंदे को ढूंढना ही होगा स्पेशल ट्रेड फेयर में जिसके पास वो लास्ट मैप फ्रेगमेंट है, और किसी भी सूरत में और कुछ भी करके मुझे वो लास्ट एंशिएंट मैप फ्रेगमेंट हासिल करना ही होगा। जो सुनने के बाद गाइस अभी के लिए फैंग जुनजी वो शाओयान का मजाक उड़ाते हुए शाओयान से हंसते हुए कहते हैं कि अभी के लिए तुम्हारे पास लड़के कोई भी चॉइस नहीं, अगर तुम्हें हेवनली फ्लेम की इतनी ज़्यादा तलब हो रही है तो जाओ जाकर उन फैक्शन से जाकर चुरा लो जिनके पास हेवनली फ्लेम है। वैसे भी बर्निंग फ्लेम वैली के पास भी एक हेवनली फ्लेम मौजूद है, तो तुम उनसे जाकर क्यों नहीं छीन लेते। जिस पर शाओयान भी हंसना शुरू हो जाता है और वो जानता था कि अभी के लिए फैंग जुनजी उसके साथ मजाक कर रहे हैं। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए मास्टर यालो साइड से स्माइल करते हुए शाओयान को बताते हैं कि अभी के लिए जिस फैक्शन के पास सबसे ज़्यादा हेवनली फ्लेम्स हैं वो येन क्लैन है। जो सुनने के बाद शाओयान बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि येन क्लैन ये फैक्शन, क्या इसके पास वाकई में इतनी ज़्यादा हेवनली फ्लेम है, और मैंने तो आज इस क्लैन का नाम ही पहली बार सुना है। जिसके साथ ही मास्टर यालो शाओयान को बताते हैं कि अभी के लिए इस पूरे सेंट्रल प्लेन्स में पूरे 8 एंशिएंट क्लैन्स हैं और ये येन क्लैन उन 8 एंशिएंट क्लैन्स में से एक फैक्शन है और ये बहुत ही ज़्यादा हिडन फैक्शन है और इसकी स्ट्रेंथ तुम्हारी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा है। और लड़के अभी के लिए ये जो सेंट्रल प्लेन्स है ये इतने भी ज़्यादा सिंपल नहीं है। यहाँ पर सरफेस पर तो तुम्हें देखने को 1 हॉल 1 टावर 2 सेक्ट 3 वैली 4 पवेलियन देखने को मिल जाएंगे, ये तो सिर्फ नाम के ही हैं, लेकिन जो असली फैक्शंस हैं वो अभी के लिए इस सेंट्रल प्लेन्स में छुपी बैठी हैं, जैसे कि गो क्लैन और ये येन क्लैन और भी बहुत सारे 8 एंशिएंट क्लैन्स हैं। जिसके साथ ही गाइस शाओयान बहुत ज़्यादा हैरान होता है और कहता है कि 8 एंशिएंट क्लैन्स
और वो थोड़ा हेजिटेट करते हुए मास्टर यालाओ से पूछता है कि वो 8 एंशिएंट क्लैंस और कौन कौन से हैं, जिसके साथ ही गाइस मास्टर यालाओ थोड़ी देर के लिए चुप रहते हैं और फिर वो शाओयन को बताते हैं कि इन 8 एंशिएंट क्लैन में से गू क्लैन और हून क्लैन आते हैं और एक क्लैन के अलावा बाकी 5 क्लैन भी हैं। उनमें से येन क्लैन, याओ क्लैन, शी क्लैन, ली क्लैन है और लिंग क्लैन है। जो सुनने के बाद गाइस शाओयन का सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह जाता है, क्योंकि गाइस ये सब कुछ उसकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा था और उसने आज पहली बार इन 8 एंशिएंट क्लैन में से 7 एंशिएंट क्लैंस के नाम सुने थे। और गाइस अभी के लिए उसे लगता था कि हाल ऑफ सॉल ही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्शन है इस पूरे सेंट्रल प्लेन में, लेकिन उसे अभी के लिए पता नहीं था कि यहाँ पर 8 एंशिएंट क्लैंस भी हैं जो कि उसकी इमेजिनेशन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और पावरफुल है। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन थोड़ी देर के लिए चुप रहने के बाद मास्टर यालाओ से कहता है कि मास्टर आपने तो 8 एंशिएंट क्लैंस का जिक्र किया था, लेकिन आपने मुझे 7 एंशिएंट क्लैंस के नाम बताए हैं। जिसके साथ ही गाइस मास्टर यालाओ शाओयन की तरफ एक नजर देखते हैं और थोड़ी देर चुप रहने के बाद वो मास्टर शाओयन से कहते हैं कि इन सेंट्रल प्लेन में एक एंशिएंट क्लैन ऐसा भी था जो कि खत्म कर दिया गया और जिसको डिक्लाइन कर दिया गया और डिस्ट्रॉय कर दिया गया, वो था शाओ क्लैन, जो कि अभी के लिए लड़के तुम्हारी शाओ फैमिली है और तुम उसी शाओ क्लैन से हो। तो सुनकर तो गाइस शाओयन बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि गाइस शाओयन का वो शाओ क्लैन जो कि जामा एम्पायर में किसी सेकंड रेट सिटी में अभी के लिए पल बढ़ रहा था। अभी के लिए शाओयन को पता ही नहीं था कि उसका ये शाओ क्लैन किसी दौर में बहुत बड़ा क्लैन हुआ करता था और इसकी पावर पूरे दाओकी कॉन्टिनेंट को हिलाने के लिए काफी थी। और ये क्लैन लेजेंडरी क्लैन होता था और इसका ओरिजिन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था जो कि कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था। और अभी के लिए शाओयन ये तो नहीं था जानता कि उसका ये शाओ क्लैन कितना ज्यादा पावरफुल था पास्ट में, लेकिन वो इतना अंदाजा लगा सकता था कि उसका ये क्लैन बहुत ज्यादा मॉन्स्टर स्ट्रेंथ को पोजेस करता था और ये हून क्लैन यानी कि हाल ऑफ सॉल और गू क्लैन जैसे क्लैंस को इजीली टक्कर दे सकता था और उन्हें बचा सकता था। लेकिन इस क्लैन को यानी कि शाओ क्लैन को पास्ट में बहुत ही ज्यादा मर्सीलेसली एलिमिनेट कर दिया गया, यानी कि खत्म कर दिया गया। अब गाइज शाओयन के एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा सैड थे अपने शाओ क्लैन को लेकर। जाहिर सी बात है गाइज, अगर आप लोगों को पता चले कि आपके परदादा लोग बड़े ही अमीर थे, बड़े ही जागीरदार थे, लेकिन आप बड़े ही गरीब हो और कोई ना कोई घटना हुई थी उनके साथ जिसकी वजह से आप लोग गरीब हो गए, तो गाइज आप लोग थोड़ा बहुत तो सैड हो गए ही। ऐसे ही शाओयन का हिसाब था। अब इसके साथ ही मास्टर यालाओ शाओयन को मजीद बताते हैं कि तुम्हारे शाओ क्लैन में एक बार पास्ट में डाउडी अपीयर हुआ था, यानी कि तुम्हारे शाओ क्लैन में तुम्हारा एक एंसेस्टर था जो कि डाउडी लेवल पर पहुंच गया था और उसके जो आगे डिसेंडेंट्स थे उनमें उसकी ब्लड लाइन थी जो कि डाउडी ब्लड लाइन थी और वही डाउडी ब्लड लाइन तुम्हारे एंसेस्टर शाओ शुआन और उसकी जनरेशन के लोगों की बॉडी में आगे रुकी और उन्होंने इससे काफी ज्यादा फायदा लिया। अब मास्टर यालाओ शाओयन को मजीद बताते हैं कि जब डाउडी ब्लड लाइन अपीयर होती है तो वो हमेशा के लिए सारी उम्र ही नहीं रहती, उसका भी एक टाइम होता है जब वो डाउडी ब्लड लाइन खत्म होना शुरू हो जाती है और उसको कंटिन्यू करने के लिए, उस डाउडी ब्लड लाइन को प्रिजर्व करने के लिए एक और डाउडी को प्रोड्यूस करना पड़ता है उसी क्लैन के अंदर ताकि उस डाउडी ब्लड लाइन को कंटिन्यू रखा जा सके। लेकिन बदकिस्मती से तुम्हारे शाओ क्लैन में उस डाउडी एंसेस्टर के बाद कोई भी दूसरा डाउडी लेवल का एक्सपर्ट अपीयर नहीं हुआ और उस डाउडी एक्सपर्ट के बाद सिर्फ जो स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन था तुम्हारे शाओ क्लैन में वो शाओ शुआन था जो कि तुम्हारा एंसेस्टर था और उस तुम्हारे एंसेस्टर ने डाउडी लेवल पर पहुंचने के लिए और डाउडी ब्लड लाइन को प्रिजर्व करने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था। लेकिन एट द एंड यही रीजन बनी तुम्हारे शाओ क्लैन के डिक्लाइनिंग की। अभी मुझे लगता है कि तुम्हारे शाओ क्लैन में जो भी डाउडी ब्लड लाइन थी वो पूरी तरह से वेस्ट हो चुकी है। इवन कि मैंने तुम्हारी बॉडी में भी डाउडी ब्लड लाइन का जरा सा भी ट्रेस सेंस नहीं किया और वैसे भी शाओयन तुम्हें भी इस बात का अच्छे से पता होगा। तो गाइस अभी के लिए देख लो मास्टर यालाओ को कितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन थी। उन्होंने शाओयन को आज तक ये सारी इन्फॉर्मेशन इसलिए नहीं दी क्योंकि ये शाओयन के लिए ठीक नहीं था, क्योंकि वो तब के टाइम बहुत ज्यादा वीक था। अब शाओयन के पास पावर आ चुकी है, थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है, तो शाओयन को मास्टर यालाओ ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं टाइम के साथ साथ। देखो कितने अच्छे टीचर आपने। अब गाइस शाओयन मास्टर यालाओ की बातों पे हाँ में सर ला देता है क्योंकि गाइस उसने इतने सालों ट्रेनिंग की, लाइफ एंड डेथ बैटल्स लड़ी, लेकिन फिर भी उसने अपने बलबूते पे ही अपने लेवल्स का ब्रेक थ्रू किया। उसने अपनी बॉडी में कभी भी डाउडी ब्लड लाइन को महसूस किया ही नहीं क्योंकि उसकी बॉडी में वो डाउडी ब्लड लाइन बिल्कुल वेस्ट हो चुकी थी। और अभी के लिए गाइस शाओयन थोड़ा बहुत सैड भी था और सैड हो भी क्यों ना, क्योंकि उसका शाओ क्लैन कभी ना कभी इस दाओकी कॉन्टिनेंट पीक का क्लैन हुआ करता था। अब इसके साथ ही गाइस मास्टर यालाओ शाओयन के कंधे पे हाथ रखते हुए उसे थोड़ा बहुत दिलासा देते हुए कहते हैं कि लड़के अभी के लिए अपने दिल पर बोझ रखने की कोई भी जरूरत नहीं और वैसे भी लड़के तुम्हें डाउडी ब्लड लाइन की स्ट्रेंथ की कोई भी जरूरत नहीं, मुझे
तुम्हारे टीचर को ये अच्छे से यकीन है तुम पर कि तुम आने वाले टाइम में उस लेवल पर पहुंच जाओगे और उस डाउडी ब्लड लाइन को जो कि शाओ क्लैन में वेस्ट हो चुकी है उसको दोबारा से बॉर्न करोगे और रीबर्थ होगी उस डाउडी ब्लड लाइन की। तुम उस लेवल को जरूर अचीव करोगे। तो गाइस अभी के लिए मास्टर यालो कह रहे थे कि मुझे यकीन है कि शाओ येन तुम डाउडी लेवल पर जरूर पहुंचोगे। ये इनडायरेक्टली मास्टर यालो के वर्ड्स थे। अब इसके साथ ही गाइस शाओ येन भी मास्टर यालो की ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा जोश में जाता है और कहता है कि अभी के लिए ये डाउडी ब्लड लाइन आखिर मेरा क्या कर लेगी। यहाँ अभी के लिए मेरी जो अचीवमेंट्स है आज तक ये सारी मेरे अपने बलबूते पर और मेरे टीचर की मेहनत से है और अपनी इस स्ट्रेंथ के साथ मैं अपनी यंगर जनरेशन में किसी से भी नहीं डरता और ना ही किसी एंशिएंट क्लैंस के यंगर जनरेशन से डरता हूँ जिनके पास डाउडी ब्लड लाइन है। अभी के लिए चाहे कोई डाउडी ब्लड लाइन पर को पोजेस करके यहाँ तक पहुँचा हो या मेरी तरह ट्रेनिंग करके हार्डशिप्स देकर इस लेवल पर पहुँचा हो, बात तो सारी रिजल्ट्स की होती है। वो किसी भी तरह से अचीव किए हों, बस रिजल्ट अच्छे होने चाहिए। जो सुनकर गाइस मास्टर याला भी हमें सर ला देते हैं और वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं शाओ येन के एक्सप्रेशन देखकर और उसकी बातें सुनकर, और वो दिल में सोचते हैं कि मैंने इस डिसाइबल को चूज करके बहुत ही अच्छा काम किया था। इस तरह का टैलेंट और करैक्टर ढूंढने से भी नहीं मिलता। बचपन में तो ये लड़का बहुत ज्यादा बेशरम और बहुत ज्यादा इमेच्योर था, लेकिन अभी के लिए ये बहुत ज्यादा मेच्योर और बहुत ज्यादा सिंपल हो चुका है और आने वाले टाइम में ये लड़का पूरे दाओकी कॉन्टिनेंट में इसको हर कोई जानेगा और इसका नाम याद रखेगा हमेशा के लिए। अब इसके साथ ही गाइस शाओ येन सारी बातें छोड़कर मास्टर यालो की तरफ देखकर हंसना शुरू कर देता है और अभी के लिए गाइस वो मास्टर यालो से मजाक में कहता है कि टीचर अभी के लिए आप इन 8 एंशिएंट क्लैंस के बारे में इतने अच्छे से कैसे जानते हैं, क्योंकि एक आम सा बंदा इतनी सारी इंफॉर्मेशन को नहीं रख सकता और ना ही गैदर कर सकता है। अब इसके साथ ही गाइस मास्टर यालो शाओ येन की तरफ देखकर आंखें भींच लेते हैं और थोड़ा गुस्से में कहते हैं कि तुम चालाक लोमड़ी, लगता है कि तुमने कुछ ना कुछ ढूंढ लिया है मेरी बातों से और कोई ना कोई चीज गैस कर ली है। जिसके साथ ही गाइस शाओ येन आगे मुद्दे की बात पर आता है और कहता है कि टीचर क्या आप और याओ क्लैन का कोई रिलेशन है पहले। जिसके साथ ही गाइस मास्टर यालो जो कि एक टी का कप पी रहे थे अभी के लिए रुक जाते हैं ऑन द स्पॉट ही और उनके चेहरे पे जो स्माइल थी वो खत्म हो जाती है और एक सैडनेस आ जाती है उनके चेहरे पर और वो कहते हैं कि मैं याओ क्लैन का मेंबर ही हूँ, लेकिन मैं उस टाइप का मेंबर हूँ जिसे के क्लैन से बाहर निकाल दिया गया है। तो गाइस अभी के लिए मास्टर यालो भी एक एंशिएंट क्लैन के मेंबर थे जो कि था याओ क्लैन। अब इसके साथ ही गाइस शाओ येन ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि मास्टर आपको क्यों बाहर निकाला गया उस याओ क्लैन से, क्योंकि टीचर आपकी मेडिसिनल रिफाइनिंग टैलेंट तो पूरे दाओकी कॉन्टिनेंट में देखने से नहीं मिलती और इतने अच्छे टैलेंट को याओ क्लैन से बाहर क्यों निकाला गया, क्यों बर्डन किया गया आपको। जिसके साथ ही गाइस मास्टर यालो आगे से थोड़ा सैड होते हुए कहते हैं कि ये सब उस डाउडी ब्लड लाइन की वजह से ही था। अब गाइस मास्टर यालो के फेस पर बहुत ज्यादा परेशानी थी और बहुत ज्यादा सैडनेस थी और वो शाओ येन को सारी बातें बताते हैं। वो ये कभी कभी वो कहते हैं कि एंशिएंट क्लैंस में पैदा होना बहुत ही ज्यादा जोखिम भरा काम है, क्योंकि एंशिएंट क्लैंस में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और वहाँ पर आपका स्टेटस आपकी ब्लड लाइन को देखकर आपको दिया जाता है और जिसकी ब्लड लाइन ज़्यादा परफेक्ट होगी वो ही ज़्यादा अच्छा स्टेटस पाएगा और उसकी ही ज़्यादा इज्जत होगी। और अभी के लिए शाओ येन लड़के अभी के लिए मेरा और तुम्हारा एक ही हिसाब है, क्योंकि मेरी बॉडी में जो डाउडी ब्लड लाइन है वो बहुत ही ज़्यादा थिन है जो कि ना होने के बराबर ही है। और जब मैं याओ क्लैन में था तो तब के टाइम मुझसे एक मिशन फेल हो गया था जिसकी वजह से मुझे याओ क्लैन से बाहर निकाल के दिया गया था, लेकिन मैं अपने याओ क्लैन को छोड़ना नहीं था चाहता तब के टाइम। इसलिए मैंने याओ क्लैन से निकलने के बाद अपनी सारी तवज्जो पिल रिफाइनमेंट में दे दी और सारी ट्रेनिंग पिल रिफाइनमेंट में ही की। तब के टाइम मैंने पूरा सेंट्रल प्लेन्स छान मारा और घूमता रहा हर जगह। तकरीबन 100 साल के बाद मुझे कुछ अचीवमेंट्स मिली और तब के टाइम मुझे लगा कि मेरा क्लैन दोबारा से मुझे वापस बुला लेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे ये उम्मीद ही सताती रही, लेकिन ऐसा ऐसा मेरी ये उम्मीद भी ख़त्म होगी कि मैं वापस याओ क्लैन में जाऊंगा। अब इसके साथ ही गाइस मास्टर यालो आहिस्ता आहिस्ता शाओ येन को सब कुछ बता रहे थे और काफ़ी ज़्यादा सैड होते जा रहे थे और वो सैड होते हुए कहते हैं कि ये क्लैन माना कि मेरी जन्मभूमि है, यहाँ पर मैं पैदा हुआ, यहाँ पर मैं पला बड़ा, लेकिन
लेकिन अभी के लिए मेरी इनसे कोई भी ज़्यादा फीलिंग्स नहीं बची हुई। मेरे पेरेंट्स मर गए उस जगह पर जब मैं छोटा था, और अब याओ क्लैन के कुछ चंद ही लोग ऐसे हैं जिन्हें के पता है कि मैं याओ क्लैन का एक मेंबर हूँ नहीं बल्कि मेंबर था। इवन के हाल ऑफ सॉल वाले भी मेरे बारे में नहीं जानते कि मैं याओ क्लैन का मेंबर था। अब ये सब सुनने के बाद गाइस शाओजुन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो भी काफी ज्यादा सैड हो जाता है, और अभी के लिए वो दिल में कहता है कि मेरे मास्टर यालाओ, अभी के लिए लगता है कि याओ क्लैन ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया था, इसलिए इतने सारे सालों के बाद आज मुझसे ये सारी बातें बता रहे हैं। अब इसके साथ ही गाइस शाओजुन मास्टर को हौसला देते हुए कहता है कि मास्टर अभी के लिए आपकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, और अभी के लिए अगर आप क्लैन में वापस जाना भी चाहें तो आपको कौन रोकेगा। जिसके साथ ही गाइस मास्टर यालाओ थोड़ा सीरियस होते हुए शाओजुन से आगे से कहते हैं कि अभी के लिए उस याओ क्लैन में वापस जाने का क्या मतलब, मेरा इतने साल गुजर गए और अभी के लिए मुझे पता चल गया है कि मैं याओ चैन ही हूँ, वो वाला याओ चैन नहीं जो याओ क्लैन का याओ चैन था, मैं वो याओ चैन हूँ जिसने के खुद को बिल्ड किया। अब मास्टर यालाओ मजीद शाओजुन से कहते हैं कि अब जैसा कि मेरे याओ क्लैन के लोग ये सोचते हैं कि मैं बिल्कुल यूजलेस पर्सन था, तो अभी के लिए मैं उन्हें शो कर दूंगा कि मैं इन सेंट्रल प्लेन्स में कितनी ज्यादा तरक्की करूंगा, कितनी ज्यादा तरक्की करता हूं, और मैं उन्हें बता दूंगा कि डाउडी ब्लड लाइन के बगैर भी लोग टॉप टायर के एक्सपर्ट बन सकते हैं। अब इसके साथ ही मास्टर यालाओ शाओजुन की तरफ देखते हैं और एक स्माइल करते हैं और कहते हैं कि मजीद ये कि अभी के लिए मैं उन्हें ये भी शो कर दूंगा, इवन कि मेरा डिसाइबल भी जिसे कि मैंने रिक्रूट किया वो भी उन डाउडी ब्लड लाइन रखने वाले लोगों से काफी ज्यादा हद तक एक्सीड कर जाएगा और उन्हें सरपास कर जाएगा, जो कि डाउडी ब्लड लाइन को एक ट्रेशर समझते हैं। जिस पर गाइस अपना शाओजुन हाँ में सर ला देता है, और गाइस अभी के लिए शाओजुन के दिल में उस याओ क्लैन के लिए नफरत और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उस याओ क्लैन ने उसके मास्टर यालाओ को कभी बेइज्जत करके याओ क्लैन से बाहर निकाला था। अब इसके साथ ही गाइस मास्टर यालाओ इस टॉपिक पर ज्यादा बात नहीं था करना चाहते, और वो कहते हैं कि इस सारी बातों को छोड़ो, इन सब बातों पर अभी बात करने का कोई फायदा नहीं है, और वैसे भी बहुत ही कम लोग ऐसे हैं इन सेंट्रल प्लेन्स में जो कि इन 8 एंशिएंट क्लैंस के बारे में जानते हैं। अभी के लिए लड़के तुम में इतनी स्ट्रेंथ थी और तुम में इतनी क्वालिफिकेशन थी, इसलिए मैंने तुम्हें ये सब बता दिया, वरना मैं तुम्हें ये सब ना बताता अभी के लिए, क्योंकि ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होना था। अब फिर मास्टर यालाओ टॉपिक को चेंज करते हुए शाओजुन से कहते हैं कि हाँ मैं तुम्हें हेवनली फ्लेम्स के बारे में बता रहा था कि जिस क्लैन के पास सबसे ज्यादा हेवनली फ्लेम्स हैं वो येन क्लैन है, जो कि 8 एंशिएंट क्लैन में से एक क्लैन है, और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक मुझे पता चला है कि येन क्लैन के पास टोटल 4 टाइप ऑफ हेवनली फ्लेम्स हैं, और उन 4 टाइप ऑफ हेवनली फ्लेम्स में से जो 2 हेवनली फ्लेम्स हैं वो टॉप 10 रैंक की हेवनली फ्लेम्स हैं, यानी कि वो टॉप 10 रैंक में आती हैं। तो गाइस अभी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि शाओजुन के पास भी खाली 4 हेवनली फ्लेम्स भी हैं, एक है ग्रीन लोटस कोर फ्लेम, दूसरी फॉलन हार्ट फ्लेम, तीसरी बोन चिलिंग फ्लेम, चौथी है शाओजुन की 3000 बर्निंग फ्लेम। तो गाइस अभी के लिए शाओ क्लैन के पास भी एक तरह से 4 हेवनली फ्लेम्स हैं, और तो शाओजुन के एंसेस्टर शाओ शुआन के पास भी 3 हेवनली फ्लेम्स हैं। तो अगर खाली खाली ही प्लस माइनस किया जाए तो शाओ क्लैन के पास अभी के लिए 7 हेवनली फ्लेम्स हैं, लेकिन जो शाओजुन के एंसेस्टर शाओ शुआन के पास हेवनली फ्लेम्स हैं वो अभी के लिए किसी काम के नहीं। ये मैं आने वाले टाइम में बताऊंगा कि वो क्यों किसी काम के नहीं। अब इधर गाइस शाओजुन इस येन क्लैन की हेवनली फ्लेम्स के बारे में सुनकर बहुत ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि गाइस उसने पहली बार सुना था कि किसी फैक्शन के पास 4 हेवनली फ्लेम्स हों। अब इसके साथ ही गाइस मास्टर यालाओ शाओजुन की तरफ देखकर एक स्माइल करते हुए शाओजुन से कहते हैं कि अभी के लिए येन क्लैन के अलावा याओ क्लैन जो कि मेरा क्लैन था उसमें भी 2 हेवनली फ्लेम्स हैं, और मेरा जो याओ क्लैन था वो एंशिएंट मेडिसिनल रिफाइनमेंट में काफ़ी ज़्यादा स्पेशलाइज और महारत रखते हैं, और बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो कि एल्केमिस्ट हैं, और वो अपनी इस महारत में बहुत ही ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। और लड़के अभी के लिए जब तुम आने वाले टाइम में उनसे मिलो तो तुम ज़रा सा भी ना डरना, क्योंकि तुम्हारी मेडिसिनल रिफाइनमेंट स्किल्स उनसे काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं। और अभी के लिए याओ क्लैन में जो लोग हैं वो सिर्फ चंद ही लोग हैं जो कि तुम्हें हरा सकें। जो सुनकर शाओजुन बहुत ज़्यादा हैरान होता है, वो कहता है कि क्या याओ क्लैन में ऐसे भी लोग हैं जो कि मुझे हरा पाएंगे। लगता है कि ये याओ क्लैन मेडिसिनल रिफाइनमेंट स्किल्स में काफ़ी ज़्यादा आगे जा चुका है। अब इसके साथ ही मास्टर यालाओ शाओजुन से कहते हैं कि लड़के अभी के लिए तुम्हें अपना ये जो इंटरेस्ट है इन हेवनली फ्लेम्स पर हटा लेना चाहिए, क्योंकि ये जो हेवनली फ्लेम्स है इन दोनों एंशिएंट क्लैंस की इन लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इनहेरिटेड सील इन पर लगाई हुई है, जो कि बर्निंग फ्लेम वैली की 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम की
इनहेरिटेड सील से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि काउंटलेस नंबर से चली आ रही है। अगर तुम किसी तरह से इन हेवनली फ्लेम्स को चुरा भी लो तो तब के टाइम तुम अगर इन्हें स्वेलो भी कर जाओ तो तब के टाइम भी ये तुम्हारे किसी भी यूज की नहीं रहेंगी। जो सुनकर शाओयान अभी के लिए स्माइल करते हुए हाँ में सर ला देता है, क्योंकि गाइस याओ क्लैन और येन क्लैन बहुत बड़ी बला थी शाओयान के सामने, क्योंकि अभी के लिए शाओयान हॉल ऑफ सोल का सामना कर रहा था। उसे पता था कि हॉल ऑफ सोल कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर शाओयान ने हेवनली फ्लेम की वजह से इन दो क्लैन से भी पंगा ले लिया तो तब के टाइम तो शाओयान को ये 3 भागों में काट कर खींच लेंगे। सीधा मतलब ये कि शाओयान अपने मजीद दुश्मन बढ़ाना नहीं था चाहता। अब इसके साथ ही शाओयान मास्टर यालाओ से कहता है कि अभी के लिए मुझे सिर्फ उस स्पेशल ट्रेड फेयर का इंतजार है जहां पर वो लास्ट फ्रैगमेंट मिलेगा मुझे प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम का। अब इसके साथ ही मास्टर यालाओ आगे से स्माइल कर देते हैं और वो शाओयान से कहते हैं कि अभी के लिए स्पेशल ट्रेड फेयर में 1 साल का टाइम है, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक जगह पर ट्रिप भी लगानी है और तुम्हें कहीं जाना होगा। जिसके साथ ही शाओयान आगे से सरप्राइज होते हुए कहता है कि कहाँ पर। जिसके साथ ही मास्टर यालाओ स्माइल से कहते हैं कि तुम्हें गू क्लैन के गू रिलम में जाना होगा। अब गाइस गू क्लैन गू रिलम का सुनकर शाओयान की आंखों के सामने एक प्यारी सी लड़की आ जाती है जो कि थी जुनर। अब इसके साथ ही मास्टर यालाओ शाओयान को बताते हैं कि अभी के लिए 1 महीने के बाद गू क्लैन के गू रिलम में एक सेरेमनी हेल्ड होगी जो कि एडल्ट सेरेमनी है और ये हमेशा 20 साल के बाद ही होती है गू क्लैन के गू रिलम के अंदर। और वहाँ पर बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग एक्सपर्ट पार्टिसिपेट करते हैं जो कि क्वालिफाइड होते हैं और ये सब के सब ही यंगर जनरेशन के एक्सपर्ट होते हैं जो कि गू क्लैन से और गू क्लैन से बाहर से आते हैं। और गू क्लैन बहुत सारी स्ट्रॉन्ग फैक्शंस के एक्सपर्ट को इनविटेशन भेजता है इस सेरेमनी के लिए। उन लोगों को भेजता है जो कि बैंग शैंग लेवल पर पहुंचे हों। और अगर अभी के लिए मैं बैंग शैंग लेवल पर ना होता तो मुझे ये इन्विटेशन मैसेज ना आता। अब इसके साथ ही गाइस मास्टर यालाओ अपनी स्टोरी रिंग में से एक स्क्रोल बाहर निकाल लेते हैं जिस पर गाइस बहुत ज्यादा एंशिएंट लाइंस थी। और गाइस अभी के लिए ये इनविटेशन टोकन था जो इसका यूज करके मास्टर यालाओ उस गू रिलम के अंदर एंटर हो सकते थे। और अभी के लिए गाइस वो शाओयान के हवाले करते हुए वो कहते हैं कि अभी के लिए ये इनविटेशन तुम्हारे हवाले, क्योंकि तुम्हें पता है लड़के कि फॉलिंग स्टार पवेलियन की सिचुएशन कैसी है। और वैसे भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स ओल्ड एक्सपर्ट्स जो कि इस ताउकी कॉन्टिनेंट के हैं वो फॉलिंग स्टार पवेलियन के साथ हाथ मिला रहे हैं। तो ये चीज हॉल ऑफ सोल की आंखों में काफी ज्यादा खटक रही है और वो काफी ज्यादा घबराए हुए हैं। और वैसे भी बैंग शेंग लेवल पर मैं पहुंच चुका हूं तो ये भी कोई फनी बात नहीं है। तो वो कहीं मेरी गैर मौजूदगी में फॉलिंग स्टार पवेलियन पर दावा ना बोल दें। इसलिए लड़के मैंने फैसला किया है कि मैं उस इनविटेशन सेरेमनी में नहीं जाऊंगा, मेरी जगह पर तुम जाओगे। ये टास्क मैं तुम्हारे वाले करता हूँ। जिसके साथ ही थोड़ी देर बाद शाओयान वो ब्लैक जेड टोकन ले लेता है उनसे जो कि एक स्क्रॉल था। अब इसके साथ ही शाओयान दिल में सोचता है कि गू क्लैन के जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल क्लैन है वो कभी शाओ क्लैन का दोस्त हुआ करता था। चलो लगता है कि अब मेरा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो पाएगा उस गू क्लैन के साथ। अब इसके साथ ही मास्टर यालाओ शाओयान से कहते हैं कि अभी के लिए गू क्लैन में जो लोग और जो फैक्शंस के लोग बुलाए गए हैं वो बहुत ज्यादा टॉप टायर के एक्सपर्ट्स और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स हैं। लड़के ये तुम्हारे लिए एक एक्सपीरियंस की बात भी होगी अगर तुम वहां पर जाओगे। और वैसे भी तुम्हारी रेपुटेशन के साथ में भी तुम्हें वहां पर सभी लोग जानते हो। और अभी के लिए लड़के क्या तुम उस गू रिलम में जाने की हिम्मत रखते हो। जिसके साथ ही शाओयान आगे से मास्टर यालाओ से एक स्माइल से कहता है कि टीचर आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, अभी के लिए आपका ये डिसाइबल आपकी रेपुटेशन को कभी भी कम नहीं होने देगा। मैं आपका नाम ही रोशन करूंगा वहां पर जाकर भी। जिस पर मास्टर यालाओ हंसते हुए कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे इस चीज की परवाह नहीं। और फिर वो शाओयान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं कि लड़के तुम यहाँ से कुछ दिनों के बाद चले जाना। और वैसे भी मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मुझे पता है कि तुम में और जी जूनियर में क्या कुछ चल रहा है। और अभी के लिए जब तुम गू रिलम के अंदर चले जाओ तो मेरी एक बात याद रखना, वो जो लड़की जी जूनियर है वो बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग लड़की है गू क्लैन की। और मैं ये भी जानता हूँ कि उसके पास डाउडी ब्लड लाइन है गू क्लैन की जो कितने सालों से चली आ रही है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में वो मे भी उस लेजेंडरी लेवल का ब्रेक थ्रू कर ले जो इसका ब्रेक थ्रू करना किसी के भी बस की बात नहीं। तो गाइस अभी के लिए मास्टर यालाओ डाउडी लेवल की बात कर रहे थे। तो इस सारे सर्कमस्टांसेस में मुझे लगता है कि तुम्हारा उसके साथ होना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। जिसके साथ ही गाइस शाओयान अभी के लिए हाँ में सर ला देता है। और अभी के लिए वो दिल में जानता था कि जी जूनियर की जो पोजीशन है गू क्लैन में वो बहुत ही ज्यादा हाई है। लेकिन गाइस शाओयान के दिल से वो जी जूनियर के अल्फाज कोई भी नहीं निकाल सकता। इवन के पावरफुल गू क्लैन भी कुछ नहीं कर सकता। शाओयान के दिल से जी जूनियर को कोई भी निकाल ही नहीं सकता, चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए। अब इसके साथ ही गाइस मास्टर यालाओ शाओयान से कहते हैं कि अभी के लिए टियान हुआ जुंजी और
लिटिल फेरी डॉक्टर को तुम अपने साथ ले जाओ उस गोरू लेलम के अंदर। और वैसे भी टियान हुआ दुंजी की मैंने थोड़ी बहुत हेल्प कर दी थी और उसको थोड़ी बहुत रिफाइन और मेडिसिनल पिल्स रिफाइन करके दी थी, जिससे कि उसकी स्ट्रेंथ अभी के लिए 2 जून क्लास के 6 स्टार पर पहुंच चुकी है। और लिटिल फेरी डॉक्टर की वो फुल पॉइजनस बॉडी, उसका हल मैंने ये निकाला कि मैंने उसे एक जगह का बताया और वहां पर जाने का कहा, जिसके साथ ही गाइस शाओयन आगे से हैरान होते हैं, कहते हैं कि कौन सी जगह, जिसके साथ ही मास्टर यानो कहते हैं कि एक ओल्ड टॉम है जो कि एक ऑर्डिनरी आर्म से बंदे का था। और उस टॉम में लिटिल फेरी डॉक्टर को एक मेथड मिला जो कि वो फुल पॉइजनस बॉडी को कंप्लीटली कंट्रोल करने का मेथड था। और वैसे भी वो जो पॉइजन पिल मेथड था जो कि मैंने स्टोरेज रिंग में पहले छोड़ा हुआ था, वो मेथड भी मुझे उसी जगह से मिला था। जिसके साथ ही शाओयन हैरान होकर कहता है कि मास्टर मुझे आज तक लग रहा था कि ये पॉइजन पिल मेथड आपने मेरे लिए छोड़ा हुआ है, लेकिन मुझे आप ये बताएं कि वो मिस्टीरियस पर्सन जिसने कि इस पॉइजन पिल मेथड को क्रिएट किया और कौन इस तरह की वो फुल पॉइजनस बॉडी के बारे में इतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग रखता होगा। जिस पर गाइस आगे से मास्टर यालो कहते हैं कि अभी के लिए मुझे लगता है कि वो जो मेथड जिसने बनाया था वो भी एक वो फुल पॉइजनस बॉडी रखने वाली लड़की ही थी और उसने वो मेथड तब बनाया होगा जब वो जिंदा होगी। और वो लिटिल फेरी डॉक्टर की तरह लकी नहीं थी क्योंकि जब वो मरने वाली थी तब के टाइम उसने ये वही फुल पॉइजनस बॉडी को कंट्रोल करने वाला मेथड क्रिएट किया था, जो सुनकर गाइस शाओयन अभी के लिए काफी ज्यादा हैरान होता है। जिस पर गाइस अभी के लिए मास्टर यालो हंसते हुए कहते हैं कि अगर लिटिल फेरी डॉक्टर ने वो वही फुल पॉइजनस बॉडी को कंट्रोल करने वाला मेथड इजीली ट्रेन कर लिया तो तब के टाइम फिर लिटिल फेरी डॉक्टर हिस्ट्री में पहली होगी जो कि वही फुल पॉइजनस बॉडी को कंप्लीटली कंट्रोल करने में सक्षम होगी। और जब वो लिटिल फेरी डॉक्टर वापस आएगी तो तब फिर तुम उसे और टियान हुआ जुंजी को लेकर एंशिएंट रिलम में चले जाना जो कि गू क्लैन का रिलम होगा। जिसके साथ ही गाइस शाओयन आसमान की तरफ देखते हैं और उस जेड इन्विटेशन टोकन को अपने हाथ में दबाकर कहते हैं कि जी जूनियर अभी के लिए तुम मेरा वेट करो, मैं तुमसे मिलने के लिए गू क्लैन में आ रहा हूँ, बस तुम वेट करो। तो गाइस इसके साथ ही हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर होता है खत्म। तो वीडियो को लाजमी लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।